हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सप्लाई का चैप्टर। बहुत सारी चीजें अभी तक हम देख लिया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शेड्यूल 1 के बारे में, जिसके अंदर आई थी कुछ हमारे पास 4 पैरास दिए गए थे, जिसके अंदर ये देखा था कि कंसिडरेशन के बिना भी कब सप्लाई बनने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बात करता है डिफरेंशिएशन की बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब बेसिक सा डिफरेंशिएशन तो इनमें गाइस ये बनता है कि कोई भी चीज अगर आप उठा के किसी को दे रहे हो, फिजिकली कुछ भी गुड्स है या फिर कुछ भी है, आप उसको उठा के किसी को दे रहे हो, किसी के पास वो चीज टाइटल ऑफ ट्रांसफर, टाइटल के साथ वो चीज भी जा रही है तो वो गुड बन जाएगा। बट अगर किसी को आप कोई चीज के राइट्स दे रहे हो, किसी को कोई चीज यूज करने के लिए दे रहे हो, वो एक लैंड हो सकता है, वो एक बिल्डिंग हो सकती है, वो एक ऑफिस हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हो, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एक्चुअल में, तो वो सर्विस के अंडर आएगा। तो ये तो बनता है एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन कि इफ देयर इज समथिंग टेंजिबल फ्रॉम योर साइड with title of right of interest or title is transferred to a person, then it's goods. बट अगर वो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक राइट दे रहे हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास यहां पर सर्विस। सो यही यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 7(1)(a) क्लासिफाई करता है सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजेक्शंस जो कि सप्लाई बनती है, आइदर सप्लाई एज गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। अब शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट के अंदर ये लिस्ट दी गई है उन ट्रांजैक्शन की जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कौन सी है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी है हमारे पास। सो गाइस, पहले क्या होता था, प्रॉब्लम क्यों आती थी, इन चीज को क्लैरिफाई शेड्यूल 2 में क्यों किया गया, क्योंकि पहले कुछ चीजें वैट के अंदर उसके ऊपर वैट भी लग जाता था और उनके ऊपर सर्विस टैक्स भी लग जाता था। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि आप खा भी रहे हैं और साथ के साथ आपको एक वेटर सर्व भी कर रहा है, आपके लिए खाना बनाया भी जा रहा है, तो गुड्स भी हो रहा है और वो सर्विसेज भी आ रही हैं। तो दोनों चीजों के फॉर्म के अंदर उस चीज के ऊपर पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों जाता था, डबल टैक्सेशन की यहां पर सिचुएशन आ जाती थी। तो उसी चीज को यहां पर रिमूव करने के लिए कुछ क्लैरिफाई की गई है, कुछ चीजें जहां पे लोगों को डाउट ना रहे, दोनों चीजों की वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर शेड्यूल 2 के अंदर अलग से डिफाइन की गई है। तो गाइस, यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास बात आती है ट्रांसफर रिलेटेड, यानी कि आप क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप टाइटल, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप टाइटल गुड्स का गुड्स भी दे रहे हैं, साथ में उसका टाइटल भी दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल शिवाजी अपने रेडीमेड गारमेंट्स को सेल कर रहा है किसी कस्टमर को, बदले में पैसे लेके वो गुड्स उसके पास चले गए, अब उस कपड़े का वो जो मर्जी करे, तो यहां पर वो चीज आ गई। बट वहीं अगर कोई रेंट पे कपड़े देता है तो वो सर्विस के अंदर आ जाएगा, वो टाइटल नहीं दे रहा है, वो आपको राइट दे रहा है थोड़े टाइम के लिए उस चीज को यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है, यही वो वाला पॉइंट है कि एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि वही सेम इंसान अगर कपड़े ना बेच के उसको सिर्फ रेंट पे वो कपड़े दे रहा है, 2 दिन के लिए वो कपड़े दे रहा है कि ठीक है आपको अच्छा सा सूट दे रहा हूं मैं, 2 दिन के लिए आप पहनो, पार्टी में जाओ और फिर वापस लाके दे देना, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका राइट ट्रांसफर हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सर्विस के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर बात होती है कि अगर कोई ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, वो एक फ्यूचर डेट पे उसके पास जाएगा, और वो कहां होता है गाइस, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन होती है। उसके अंदर क्या होता है कि गुड्स आपके पास पहले चले जाते हैं, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज की पेमेंट करते रहते हैं, और इवेंचुअली जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाती है तो उसका राइट, उसका टाइटल भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। तो सामने से एट फर्स्ट इंस्टेंस वो लगेगा कि एक सर्विस की तरह है कि आपने गुड्स लिए हैं बिना टाइटल के और आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, बट इवेंचुअली, और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल है कि इवेंचुअली द गुड्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन योर नेम, तो इसलिए उसको यहां पर गुड्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। अब यहां पर बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। अब वहां क्या है कि अगर आप लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लैंड नहीं दे रहे हो, लैंड को ऑक्यूपाई करने का राइट दे रहे हो, तो वो ऑब्वियसली सर्विस के अंदर आ जाएगा। अगर आप लीज कर रहे हैं और या लेट आउट कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मैं बता दूं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इज आउट ऑफ GST बाय वे ऑफ एग्जम्पशन। इस चीज की एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, जिसको आगे चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। इसके अलावा बट ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, यहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है अगर बिजनेस के लिए, तो वो GST के अंदर आ जाएगा। फॉर कॉमर्स होली और पार्टली, यानी कि अगर आपने शॉप किराए पे दी है बिजी मार्केट एरिया के अंदर, तो उसके अंदर आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी वो। ठीक है, तो लैंड की हमने यहां पे क्या बात की कि लैंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लैंड के राइट ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो यहां पर हमारे पास आ जाएगी सर्विस की तरह।
आगे देखते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस गाइस। यानी कि इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने गुड्स किसी को दे रहा हूं, कपड़े का कुछ बिजनेस है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर कलर कराने के लिए, डाई कराने के लिए मैंने उसको किसी को दिया और उसको डाई करके उसने मुझे वापस दे दिया। सिंपल सा केस है सर्विस का। यहां पर कोई गुड्स उसको ट्रांसफर नहीं हुए, कोई गुड्स उसने मुझे ट्रांसफर नहीं किए, मैंने उसको दिया है, उसने उसके ऊपर कुछ काम किया, उसने मुझे वापस दे दिया, ये एक सर्विस बन गई, दैट्स इट। आगे पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अब क्या है इसके अंदर, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रखिए आने वाला है। पहले ये देखते हैं, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन। यानी कि जो इंसान बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है उसकी डायरेक्शंस पे अगर गुड्स को डिस्पोज किया जा रहा है तो उस केस के अंदर वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर बन जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है, गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। यानी कि एक एसेट है जो कि मैं बिजनेस में यूज करता हूं, ठीक है, मेरी कार है फॉर एग्जांपल। अब या तो मैं उस कार को प्राइवेट यूज में यूज करने लग जाऊं, सेपरेट एंटिटी यहां पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही वो प्राइवेट यूज के लिए आया, वो बिजनेस से मेरे पास एक तरह से सर्विस दी जा रही है, मेरे ही बिजनेस से मैं एक सर्विस ले रहा हूं, या फिर मैं किसी और को, या फिर मैं उस कार को किसी और को दे दूं यूज करने के लिए। तो गाइस उस चीज के अंदर मैं कार नहीं दे रहा हूं हमेशा के लिए, कार बिजनेस की है, बिजनेस के नाम पे ही है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट वो कोई और यूज कर रहा है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली यूज यहां पर आ रहा है, तो ये सर्विस बन जाएगा। अब आगे बात आती है कि एक बिजनेस की एसेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल दिस पर्सन स्टार्टेड अ बिजनेस ओवर हियर, ओके, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही सीज्ड टू बी टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी से हट गया, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, ही शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। यानी कि इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से जस्ट पहले ये डीम्ड होगा कि इसने वो गुड सप्लाई कर दिए हैं और उस पर जीएसटी लग जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जब उसने वो बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसने उसके ऊपर आईटीसी लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। गाइस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर आईडीटी का सिलेबस, ठीक है। हर चीज उससे जुड़ी हुई है, हर चीज इसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से आउटपुट टैक्स लग जाता है आगे जाके। तो उन चीजों को हम काफी अच्छे से देखेंगे, बट यहां पर इतना जानिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने ऑब्वियसली कोई मशीन ली, उस पर आपने आईटीसी लिया। अब एक पॉइंट के बाद वो टैक्सेबल ही होना बंद हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो आईटीसी आप ले चुके हैं वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहां पर ये डीम्ड सेल मान ली जाएगी कि उस पॉइंट के बाद डीम्ड सेल है, तो जब सेल मानी जाएगी तो उस पर जीएसटी लगेगा ताकि वो आपका आईटीसी का यूटिलाइजेशन यहां पर यूज हो सके। उसके बाद आता है हमारे पास, यानी यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, अरुण है एक ट्रेडर, उसने वाइंडिंग अप किया अपने बिजनेस का, और एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। तो दोनों सर्कमस्टांस हो गए, सीजी टू बी टैक्सेबल या फिर बिजनेस बंद हो गया। इन दोनों केसेस के अंदर यही होने वाला है, डीम मान लिया जाएगा उस डेट से जस्ट पहले कि वो चीज सेल हो गई है और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर आईटीसी ले चुके हैं, इनपुट टैक्स रेट ले चुके हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन क्या बनती है कि बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, ठीक है। पहली बात तो गोइंग कंसर्न की तरह उसको बेचा, यानी कि सब कुछ, जब गोइंग कंसर्न आप किसी बिजनेस को बेचेंगे तो उसकी सारी चीजें, उसका आईटीसी भी, उसके एसेट, उसकी लायबिलिटी, जो भी चीजें उसके अंदर आने वाली है वो सब वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। इवेंचुअली वो उस आउटपुट को निकाल लेगा। या फिर दूसरा पॉइंट आता है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। यानी कि वो एक्चुअल पर्सन उसको बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर रहा, बट उसका रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, तो उस केस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी मैटर में आप प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हुआ, रेंटिंग ऑफ प्रीसिक्ट्स फॉर रिलीजियस प्लेस हुआ, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ, परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन्स, जैसे कि आपने वेंडिंग मशीन देखी हुई जिसमें कॉइन डाल के आपको कुछ ना कुछ मिलता है, वहां से स्नैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इस टाइप के लिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, ये तो ऑब्वियस ही बात है सप्लाई के अंदर, सर्विस के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि कोई आप टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को परमिट कर रहे हैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में तो ऑब्वियस ही बात है टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ यूज हो रहा है, तो सर्विस बन जाएगा। यहां पर भी बात वही आती है कि डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, तो वो इस केस के अंदर यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अब यहां पर बात आती है अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन
टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप किसी से एग्री कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर काम आप या तो नहीं करेंगे या कोई काम किया जाएगा जिसको आप टॉलरेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप कोई आपस में कोई सेम सिमिलर बिजनेसेस हैं जो कंपटीशन के अंदर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर उसने एग्री किया है, कुछ दे नहीं रहा है वो बदले में, दिस इज कॉल्ड सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी ऑफ द गुड्स फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो चीज भी ऑब्वियसली सर्विस के अंदर आ जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। कंपोजिट सप्लाईज क्या होते हैं? जिसके अंदर दोनों कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं सप्लाईज के। अब यहां पर ये चीज क्लैरिफाई की गई है। सबसे पहले बात तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि कोई चीज कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप अपना मटेरियल भी लगा रहे हैं और आप अपनी सर्विसेज भी लगा रहे हैं, तो बात ये देखी जाएगी कि उसमें मेजर पार्ट क्या है, यानी कि आप ज्यादा चार्ज किस चीज का कर रहे हैं। आपका आर्किटेक्चुरल एक्सपेंसेस भी लग सकते हैं उसके ऊपर, आपके मजदूरी का पैसा भी लग सकता है उसके ऊपर, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन की मशीन्स लगेंगी, सब कुछ लगेगी, उस चीज का भी खर्चा लग सकता है। तो यहां पर वो चीज यहां पर सर्विसेज के अंदर आ जाएगी, यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारे सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि जो रेस्टोरेंट वाले बिजनेस की बात की गई है, वहां पर भी उसको यहां पर सर्विस के अंदर डाल दिया गया है। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो भी चीजें हैं वो सर्विस के अंदर आ गई है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि ऑब्वियसली जीएसटी से बाहर है। फिर आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। तो ये भी आप एग्जैक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ भी, सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि ये तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर इसके नाम में ही आ गया, तो ये आ जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक सी चीजें थी। एक चीज, दो चीज आपको ध्यान से देखनी थी, वो एक तो यही थी कि एक तो हमने जो बिजनेस के बारे में बात की कि अगर बिजनेस कोई सीज हो रहा है टैक्सेबिलिटी से, या फिर कोई बिजनेस बंद ही हो रहा है, तो उस डेट से जस्ट पहले उसको सोल्ड माना जाएगा। बट दो एक्सेप्शंस वहां पर दी गई थी। पहली एक्सेप्शन थी गाइस उस केस के अंदर जहां पर वो बिजनेस आगे कंटिन्यू होने वाला है एज अ गोइंग कंसर्न, जब वो बेचा जा रहा है, बंद नहीं हो रहा वो बिजनेस। और दूसरा केस यहां पर ये था कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस बिजनेस को कैरी ऑन करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो आउटपुट टैक्स को और आईटीसी को अच्छे से डील कर पाएगा। अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट, कुछ यहां पर क्लैरिफिकेशंस हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स। अब गाइस यहां पर क्या आता है, टेनेंसी राइट्स क्या होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोई पीस ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, उसको बहुत लंबे टाइम के लिए लीज पे दे दिया जाता है एक तरह से, तो उसको बोलते हैं टेनेंसी राइट, कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे किसी भी इंसान को जिसको वो दिया गया है उस पे वो राइट है उसका, उस प्रॉपर्टी के ऊपर। उसको या तो ये प्रॉपर्टी को खुद यूज कर सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी और को भी टेनेंसी राइट की तरह दे सकता है बाय शेयरिंग द प्रोसीड्स। तो ये यहां पर ये चीज होती है। और अगर इसको आपको खाली कराना होगा तो उसके लिए एक टेनेंसी प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसके बेसिस के बाद उस चीज को खाली कराया जा सकता है। तो यहां पर तीन एलिमेंट हुए। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है जिसको टेनेंसी राइट के लिए पहले फर्स्ट इंसान ने दिया है, ओके। दूसरा केस यहां पे बनता है कि सब्सिक्वेंटली किसी ने उसको टेनेंसी राइट पे दे दिया, सेकंड। एंड थर्ड पार्ट बनता है कि जब आप उसको सीज करेंगे, उसको खत्म करेंगे, उस टेनेंसी राइट को वापस लेना चाहेंगे, तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये तीसरी चीज बन गई। तो गाइज अगर इन तीनों चीजों को हम इवैल्यूएट करें तो यहां पर एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात बनती है कि क्या लैंड का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है यहां पर किसी भी केस के अंदर? नहीं। तो एक सिंपल सा आंसर यही बनता है कि ये तीनों चीजें सर्विस के अंदर आ जाएगी। यही यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है एक पॉइंट ज्वाइंट वेंचर का। ज्वाइंट वेंचर के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग टेम्परेरीली कुछ लोग मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रुप में आते हैं, साथ मिलके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और उस पर्पस का खत्म होने के बाद वो जॉइंट वेंचर विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पैसे से उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं जैसे जैसे उनकी बिजनेस की नीड्स होती है। कभी कभी क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल A, B, C एंड D, इन चार लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंटिन्यू किया। अब नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होने वाला है कि ये सब 100 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 400 रुपए इनके पास हो गए और ये इससे अपना ज्वाइंट वेंचर कंटिन्यू करने वाले हैं। दूसरा एक सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि जो भी काम करना है इनको, फॉर एग्जांपल 400 रुपए से कि मशीनरी लेके आनी है इनको यूज करने के लिए, अपना काम करने के लिए, तो वो कर लेंगे।
अब दूसरा सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि ये जो सी है ये अपनी मशीनरी लेके आ जाए, ठीक है, और ये ए बी एंड सी को बोले कि अपने अपने 100 रुपए दो, मैं जो मशीन लेके आया हूं ये उसका खर्चा है। तो गाइज पहले केस के अंदर जो मैंने बात की थी कि 100 रुपए सब लेके आए हैं, वो आपस में ये दोनों को अलग माना जाता है। पहली बात तो जॉइंट वेंचर और उसके मेंबर्स ये आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो गाइज पहले केस में ट्रांजैक्शन ये थी कि मेंबर्स ने मिलके ये 100 रुपीज इकट्ठे किए और एक साथ 400 रुपीज लगा दिए। तो वो यहां पर पैसे इन्होंने जॉइंट वेंचर के लिए इकट्ठे किए हैं, मेंबर्स ने अपने काम के लिए लगा दिए, तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है बदले में, ठीक है। बट दूसरे केस के अंदर ये जो मशीनरी लेके आया है, ये मशीनरी के लिए इसने 300 रुपए यहां पर इकट्ठा किए हैं। तो वो चीज यहां पर तो ये जो मशीनरी लेके आया है इसके लिए इसने जो 300 रुपए इकट्ठा किए हैं, वो चीज यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी अंडर जीएसटी, और ऑब्वियसली वो बनेगी यहां पर सर्विस की तरह। वही एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं कि दे आर 4 मेंबर्स इन जेवी इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर्स, और हर मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 100 रुपए as part of their share. A total amount of 400 is collected. The operating member purchases machinery for 400 for the joint venture to be used in oil production. अब इस केस के अंदर क्या होगा गाइज, इस केस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर मनी के अंदर है, यहां पर बदले में कुछ नहीं आ रहा है। तो here the money paid for the purchase of machinery is merely in the nature of capital contribution and is therefore a transaction is money. यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर क्या हो रहा है कि 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, हर ऑपरेटिंग मेंबर 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अ टोटल अमाउंट ऑफ 400 कलेक्ट किया गया, एंड उसके बाद द ऑपरेटिंग मेंबर दे आफ्टर यूजेज इट्स ओन मशीन एंड परफॉर्म्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ जेवी। तो यहां पर क्या हुआ इस केस के अंदर गाइज, जो ऑपरेटिंग मेंबर है वो अपनी खुद की मशीनरी यूज कर रहा है। इसका मतलब वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई आता है, बिकॉज यहां पर जो ऑपरेटिंग मेंबर है वो रिकवर कर रहा है जो उसने कॉस्ट वहां पर अप्रोप्रिएट की है टुवर्ड्स मशीनरी एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर जॉइंट वेंचर मेंबर्स इन पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट रेशियो, ठीक है। तो यहां पर ये चीज यहां पर क्लैरिफाई की गई है। बस जो पहला केस है जिसमें सब 100 रुपए लेके आ रहे हैं वहां कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, बट जहां पर ये दूसरा केस है जहां पर 100 रुपए सबने लेके आए हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग मेंबर है, ऑपरेटिंग मेंबर वो होता है जो एक्चुअल में आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है, वो अपनी मशीनरी लाके यूज कर रहा है, उस मशीनरी का पैसा उनसे चार्ज कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग मेंबर बाकी सारे मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि सप्लाई के अंदर आ जाएगी। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट है लास्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है गाइस, सुनने में ये लगेगा सिक्योरिटी की तरह या फिर मनी की तरह जो हमने ऊपर देखा था जो कि टैक्सेबिलिटी से बाहर थे, बट गाइस ये चीज यहां पर क्लियर की गई है कि यहां पर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है टू पीसीपीएसएलसीज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये गुड्स हैं एक तरह से, सिक्योरिटीज में नहीं आते, यहां पर ये क्लैरिफाई किया गया कि गुड्स हैं सिक्योरिटीज में नहीं आएंगे, ये फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए जैसे कि आरईपी लाइसेंस हो गए, रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस जो कि पहले जिन पे वैट लगता था। ओके, अब यहां पर कहा गया है कि फर्दर नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ पीएसएलसीज बिटवीन बैंक्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, अकॉर्डिंगली आईजीएसटी शैल बी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ पीएलसी ट्रेडेड। यानी कि पीएलसी जो ट्रेड होते हैं उसको गुड्स की कैटेगरी में लाया गया है। ये क्लैरिफिकेशन यहां पे दी गई है, इसको आप अलग से याद करने की जरूरत है आपको, क्योंकि मे भी कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं एज अ सर्विस या फिर इसको जीएसटी से बाहर भी रख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पीएसएलसीज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, गुड्स है, पहले इन पे वैट लगता था, अभी ये गुड्स में आते हैं और अभी भी इनके ऊपर जीएसटी लगता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, काफी इजी टॉपिक था ये, इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं था, सिंपल सी डिफरेंशिएशन था, गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, दैट्स इट। दिस वाज ऑल इन शेड्यूल 2 कि गुड्स क्या होती है और सर्विस क्या होती है। कुछ 3 क्लैरिफिकेशन थी जिनको आपको ध्यान में रखना है, टेनेंसी राइट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे हम शेड्यूल 3 करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।